संपूर्ण भारत के इतिहास की विषय वस्तु का शुभारंभ हो रहा है। अब हमारा प्रयास रहेगा कि इतिहास की इतनी बड़ी विषय वस्तु, विस्तार बहुत बड़ा है, बिल्कुल आरंभ से लेकर अब तक का। शुरुआत में मैं आप सभी को एक ढांचा बनाऊंगा, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करूंगा और इसके बाद हम उस स्ट्रक्चर का विस्तार करेंगे। और ये बहुत सारे उद्देश्यों के साथ ये पूरा सेशन होने जा रहा है, ताकि आप सभी की जो दुविधा है, जो आप सभी का तनाव है, इतिहास को लेकर के प्रश्नों से जो आपका डर है, या परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के आए, आप उन प्रश्नों को हल कर पाए। इस पूरे उद्देश्य से, इस पूरे प्रोस्पेक्टिव से ये सेशन आपका शुरू होने जा रहा है। और आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग बहुत संयम के साथ, बहुत इत्मीनान के साथ इस पूरे सेशन को आनंद लीजिए, एंजॉय करिए। कोई दिक्कत नहीं करनी, एक एक करके समझ में आएगा। पेन कागज साथ में रखिएगा, साथ साथ चीजें लिखते जाइएगा। पहले हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे पूरे इतिहास का, ठीक है? और आप उस स्ट्रक्चर को समझते हुए जाएंगे, उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से चीजें हम पढ़ते हुए जाएंगे, उसी स्ट्रक्चर को हम देखते हुए जाएंगे, ठीक है? तो एक एक ऐसा शुभारंभ हो रहा है जो आपकी तैयारी को बहुत वास्ट कर देगा, जो आपको बहुत समझा देगा, जो चीजें आपको बहुत स्पष्टता के साथ बताता चला जाएगा, ठीक है? अब देखो, एक जो नया पैटर्न है, या नया कहें, या हमेशा से एक पैटर्न रहा है इतिहास में, घटनाक्रमों को सजाने का। घटनाक्रमों को कालानुक्रम भी आपको याद, इतिहास में बहुत सारे छात्रों को लगता है हमें तिथियां और डेट याद करनी पड़ती हैं। तिथियां और डेट बिल्कुल याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि इतिहास का मतलब ही है प्रामाणिक अध्ययन। इतिहास को हमेशा मैं समाधान कहता हूं कि इतिहास समस्याओं का समाधान है, इतिहास एक प्रामाणिक अध्ययन है। इतिहास में जो भी चीज होगी वो प्रमाण युक्त होगी, तभी वो इतिहास कहलाई जाएगी। इसीलिए हम जो प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल की जो विषय वस्तु है उसे प्रामाणिक इतिहास में नहीं रखते हैं, क्योंकि या तो वो पुरातत्व अवशेषों पर आधारित कुछ हमारे, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि उसको पूरी तरीके से प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो लिपियां हैं वो पढ़ी नहीं गई, उस समय लेखन का ज्ञान भी नहीं था, प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित प्रमाण भी प्राप्त नहीं हुए, मानव को लेखन के ज्ञान का अभाव था, ठीक है? और आद्य ऐतिहासिक काल में जो लिखा हुआ मिला तो, लेकिन वो पढ़ा नहीं गया, अभी तक हम लिखित साक्ष्यों को पढ़ नहीं पाए। लिपि का ज्ञान तो था, तो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे ही प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल है। लेकिन जो ऐतिहासिक काल है वो पूर्ण प्रमाणिक काल है, क्योंकि जो चीजें लिखी हुई हैं वो मिली भी हैं। तो इतिहास एक प्रमाणिक घटना है और उसमें तिथियों की बारंबारता होती है। तो तिथियों का तनाव, तिथियों का दर, वो भी आपका समाप्त हो जाएगा आज के सेशन से। तो चलिए सत्र का शुभारंभ करते हैं। और मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप लोग इत्मीनान से एक एक विषय वस्तु को समझते जाइएगा, देखते जाइएगा। जहां जहां पे आपको मैं बताऊं वहां वहां पे आपको नोट्स बनाते जाना है, लिखते जाना है। मैं एक स्ट्रक्चर क्रिएट करूंगा और उस स्ट्रक्चर के आधार पे ही हम आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत प्राचीन भारत के इतिहास से करेंगे, फिर मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत, ठीक है? आप भी स्ट्रक्चर को लेकर चलिएगा। आप समझिए, जब हम इतिहास की बात करते हैं, चलिए शुभारंभ करते हैं, आप भी स्ट्रक्चर बनाते हुए चलिएगा। सबसे पहले देखिए प्रागैतिहासिक काल। यदि आप देखेंगे तो जो इतिहास को विभाजन किया गया है वो लिपि के ज्ञान से, लेखन के ज्ञान से, अध्ययन की दृष्टि से, बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहा हूं और पूरा कंप्लीट कराऊंगा। शुरुआत के 2 से 3 क्लासेस पूरे स्ट्रक्चर को लेकर के, आपका शुरुआत का जो मेरा समयावधि रहेगा 1-2 घंटा 3 घंटा पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करने को लेकर रहेगा। फिर इसके बाद उस स्ट्रक्चर को विस्तार देने को लेकर रहेगा। तो अभी स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, अभी स्ट्रक्चर आप एक एक करके देखते जाइएगा। यहाँ पे तिथियां होंगी, इस तरीके से ग्राफिंग करते हुए चलिएगा। आप अपने पेज को लैंडस्केप में कर लीजिए, ग्राफिंग करते जाइए, इससे पूरा रिवीजन होगा। आने वाले समय पे आपको हर चीज स्पष्ट होगी। तो देखिए, जो प्रगति इतिहास को हम, जो पहले ऐतिहासिक विभाजन है, इतिहास का विभाजन हम जो है लिपि के ज्ञान से, लेखन के ज्ञान से, अध्ययन के दृष्टिकोण से इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। ये चीज भी मैं यहां पे स्पष्ट कर देता हूं, ये चीज भी मैं यहां पे स्पष्ट कर देता हूं। लिपि के ज्ञान के आधार पर यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं, लिपि या अध्ययन
लिपि के आधार पर, अध्ययन के आधार पर, लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर या ज्ञान के आधार पर, इन सभी आधारों पर हम इतिहास को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन्हीं 3 आधारों पे आप भी लिखते हुए चलिएगा और मैं क्रम से बनाता हुआ चलूंगा। पहला है, यहां पे दिख रहा है क्या, थोड़ा सा कट रहा होगा लेकिन फिर भी चूंकि आगे मुझे लिखना है। पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, अभी बताएंगे प्रागैतिहासिक काल क्या है। दूसरा क्या है आपका आद्यैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक, और तीसरा है प्रामाणिक काल या ऐतिहासिक काल। इतिहास प्रामाणिक घटनाओं का संकलन है। 3 भागों में हम इसको विभाजित करते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। संभवतः आपको दिख रहा होगा। अब आप सभी को पता है ये जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित प्रमाण नहीं प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लेखन ज्ञान नहीं था और इसमें पूरा कंप्लीट पाषाण काल आता है, पत्थर का काल आता है, मानव का आरंभिक काल आता है। कोई भी लिखित प्रमाण नहीं प्राप्त होता, मानव को लेखन के ज्ञान का अभाव था। पूरी की पूरी जो इतिहास लेखन किया गया इतिहासकारों के द्वारा अभी किया गया, तो जो इतिहास लेखन किया गया वो इतिहास लेखन पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही इतिहास लेखन किया गया और इसमें पूरा कंप्लीट पाषाण काल आता है, यानी कि इसमें लिखी लेखन का ज्ञान नहीं और इसमें पूरा कंप्लीट पाषाण काल। पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, महापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, सारा काल। तो इसमें क्या क्या आता है आपका, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, महापाषाण काल, पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं हम, पूरा, मध्य और नव। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, है ना। फिर ये ताम्र पाषाण काल भी है और आपका महापाषाण काल भी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। अच्छा, जो पूरा पाषाण काल है उसको भी 3 भागों में विभाजित करते हैं, आगे चल के मैं डेप्थ करूंगा उसका। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, ये 3 अलग हैं। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण। और ये जो अवधि है ये आरंभिक मानव की घटनाएं हैं। आरंभिक मानव का जो समय काल है वो लगभग आपका 20 लाख बीसी से 4000 बीसी की घटना है। 20 लाख बीसी से 4000 बीसी, कई जगह पे 3000 बीसी भी आपको मिल सकता है, कोई मतलब थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे होता है कहीं कहीं पे, पुस्तक बाय पुस्तक, लेकिन अप्रॉक्स आप मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल 4000 बीसी के आसपास चल रहा था, ठीक है। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल है। देखो आपको लिखते जाना है, प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल जहां लेखन का ज्ञान नहीं है, कंप्लीट निर्भरता सिर्फ एक आधार पर है कि पुरातात्विक सामग्री ही सब कुछ है, पुरातात्विक सामग्री के आधार पर ही इतिहास लेखन है। ये पुरातात्विक सामग्री पर आधारित इतिहास लेखन, तो प्रागैतिहासिक काल का इतिहास लेखन हुआ है पुरातात्विक सामग्री पर आधारित है। पूरा कंप्लीट जितना भी इतिहास लेखन है ये पुरातात्विक सामग्री पर आधारित है, पुरातात्विक सामग्री पर आधारित है, समझिए इस बात को। पुरातात्विक सामग्री पर आधारित इतिहास लेखन जो हुआ है वो प्रागैतिहासिक काल का। स्पष्ट है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला चलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। यदि आप आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल, अब इसके जो तथ्य होंगे, फैक्ट होंगे, आगे चल के देखेंगे। भाई स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, एक फ्रेम बना रहे हैं आपके ब्रेन में। इतिहास इससे ज्यादा आपको आसानी से कोई और तरीका नहीं समझाने का, मैं बहुत आसानी से समझाऊंगा, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में बैठा दूंगा, आपको याद हो जाएगा इतिहास, घबराना नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें लिपि का ज्ञान है, लिपि का ज्ञान है जिसमें,
आद्य ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें लिपि का ज्ञान है। लेखन मानो जानता है, लिखना मानो जानता है, लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन अभी तक उन लिखित साक्ष्यों को हम पढ़ नहीं पाए हैं। आज तक हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है कि उस समय के मानव को लेखन को हम पढ़ पाए हों। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का जो मानव है, ये जो समय पीरियड है आपका 4000 बीसी से 600 बीसी का टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड को हम बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक समय काल। इतिहास लेखन ये भी पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है, यानी पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित इतिहास लेखन हुआ है। पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित, पर आधारित इतिहास लेखन, पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित इतिहास लेखन आद्य ऐतिहासिक काल। लिपि का ज्ञान है, लेखन पढ़ा नहीं जा सका, समय काल सिंधु घाटी सभ्यता के तौर पे हम देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला चलते हैं ऐतिहासिक काल। अगला काल है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल वो काल है जो हम प्रमाणिक काल कहते हैं, जहां पर लिपि का ज्ञान है, लिपि के साथ साथ वहां का लेखन भी पढ़ा जा चुका है, लेखन भी पढ़ा जा सका, उसका अध्ययन किया जा रहा है, और ये सबसे प्रमाणिक काल के तौर पे लिखित साक्ष्य है, पढ़े भी जा सक रहे हैं, जानकारी का प्रमाणिक स्रोत प्राप्त हो रहा है, इसको हम प्रमाणिक काल कहते हैं। तो वैदिक काल से लेके अब तक का जो पूरा समय काल है वो सारा ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। हमने वैदिक स्रोतों में भी लिखित साक्ष्यों को पढ़ा है, हमने ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये सब लेखन साक्ष्य में प्राप्त हैं। आज हम पढ़ रहे हैं, इनको बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो जहां पर लिखित साक्ष्य प्राप्त हो, पढ़ भी सकें। अब देखो यहां पे आद्य ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य हैं, लेकिन वहां पे चित्र लिपि अभी तक नहीं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिपि है वो चित्र लिपि है, अभी तक डिकोड नहीं हो पाई है। हो सकता है आने वाले समय पर डिकोड हो जाए और विस्तारित जानकारी मिल जाए। इनको भी लेखन का ज्ञान था, पर इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक रखा गया। और ऐतिहासिक काल जो मोस्ट प्रामाणिक काल है, ऐतिहासिक काल में प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, स्वतंत्रता के उपरांत भारत का समय काल, ये सारा आता है। ठीक है, तो एक आपका भारत का विभाजन जो पूरे इतिहास का किया गया लिपि और अध्ययन के आधार पर किया गया। एक विभाजन और किया गया आपका, एक पर्सन है जिनका नाम है जेम्स मिल। जेम्स मिल ने जो ऐतिहासिक काल है आपका, ऐतिहासिक काल में क्या क्या है, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है आपको, भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत का इतिहास, इतिहास, कला एवं संस्कृति, संस्कृति, स्वतंत्रता के उपरांत, भारत। ये अलग अलग जो विभाजन है, ये अलग अलग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो हमें पढ़ना है। तो जेम्स मिल ने प्राचीन भारत के इतिहास को हिंदू काल कहा है, धर्म के आधार पर विभाजन किया है, इसको बोला गया हिंदुओं का काल, हिंदू काल। वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब का काल था। मध्यकालीन भारत का इतिहास इस्लामिक काल है। जेम्स मिल ने किया ये काम। एक मिनट, आराम से, इत्मीनान से। हिंदू काल, इस्लामिक काल,
और तीसरा आधुनिक भारत का जो इतिहास है, इसको हम जो कहते हैं वो है एक तरीके से अंग्रेजी काल, अंग्रेजों का काल, यूरोपियों का काल। पूरा अंग्रेजों यूरोपियों में अंग्रेजों का यहाँ पे शासन था, इसको हम अंग्रेजी काल कहते हैं। और जो हमारा स्वतंत्रता के उपरांत भारत है, यह भारतीय संवैधानिक काल है, भारतीय नागरिकों का लोकतांत्रिक शासन है, लोकतांत्रिक शासन, इसको हम बोल सकते हैं संवैधानिक काल। ऐसे भी विभाजन, कैसे भी देखो, सोचने का संवैधानिक काल एक नजरिया है, आप इसको कैसे भी समझे। अप्रॉक्स एक बार डेट देख लेते हैं। जो इतिहास है, प्रागैतिहासिक काल है 20 लाख बीसी से लेके 4000 बीसी, आद्य ऐतिहासिक काल 4000 बीसी से 600 बीसी। ठीक है, अब प्रागैतिहासिक काल में केवल आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको डेप्थ देते हैं, इसको विस्तार देते हैं। ऐसे ही विस्तारित होंगे क्योंकि मैं फ्रेमवर्क बना रहा हूं आपको, एक फ्रेमवर्क आपका एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है और धीरे धीरे आप देखिएगा पढ़ाई का एक अलग ही आनंद आएगा आपका। प्रागैतिहासिक काल मतलब वो काल जिस काल में इतिहास लेखन से पहले का समय, इतिहास जब मतलब लिखित साक्ष्य जब नहीं प्राप्त थे। एक पर्सन थे रॉबर्ट ब्रूस फूट, रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा उपकरणों का प्रयोग किया गया और उपकरणों का प्रयोग के माध्यम से पहली बार जो है इसकी जानकारी, फर्स्ट टाइम रॉबर्ट ब्रूस फूट पुरातत्ववेत्ता थे, पुरातत्ववेत्ता थे, इतिहासकार थे, उनके द्वारा फर्स्ट टाइम ये पता किया गया, उनके द्वारा खोज की गई पाषाण काल की। किसके आधार पे? उपकरणों के आधार पे। और प्रागैतिहासिक काल को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। पहला है पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल का यदि टेन्योर की बात करें, समयावधि कितना था? 20 लाख बीसी से कितनी अवधि तक है? 20 लाख बीसी से लेकर के ये आपका कंप्लीट है 4000 बीसी। अब इसको थोड़ा विभाजित कर लेते हैं, इसी के अंतर्गत आप इसको कई भागों में बांट। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल, लिखते जाइएगा, चौथा है ताम्र पाषाण काल और महापाषाण काल। ये दक्षिण भारत में कल्चर एक देखने को मिलता है। ये कुछ विभाजन आप करके इसको देखिए। पूरा पाषाण काल की जो समयावधि है वो 20 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक है। 20 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक पूरा पाषाण काल। इसको हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। पहला है निम्न पुरापाषाण काल, इसको पुरापाषाण काल को निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। पूरा पुरापाषाण काल यदि आप देखें, पूरा पुरापाषाण काल जितना भी है, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल का मैं दूसरा नाम लिखे दे रहा हूं यहाँ पे, पाषाण काल, पत्थर का काल। पत्थर पर जीवन आपका आश्रित था। यहाँ पे वर्तमान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का काल चल रहा है, औद्योगिकरण का काल चल रहा है, नगरीकरण का काल चल रहा है, स्मार्ट सिटी का काल चल रहा है। आज वर्तमान में आप औद्योगिक युग में रह रहे हैं, वैश्वीकरण के काल में रह रहे हैं, लेकिन ये काल है पाषाण काल, पत्थरों का काल। उस समय मानव का जीवन एक जगह नहीं रहता था, मानव आखेटक था, यायावरी था, एक जगह से दूसरी जगह घूमता फिरता रहता था, खाद्य संग्राहक था, भोजन इकट्ठा करता था, भोजन जो है वो भी कच्चा भोजन खाता था, सामुदायिक जीवन का विकास नहीं हुआ था, निजी संपत्ति की भावना नहीं आई थी, स्त्री और पुरुष का समान दर्जा नहीं मिला था, औजार कुठार वस्तुएं काटने के मतलब बहुत सारे जितने औजार थे सब पत्थरों पर आधारित थे। पत्थरों 20 लाख बीसी से 10 लाख बीसी का काल। इसके बाद है आपका निम्न पुरा, इसी को अब देखो पुरा पाषाण काल को हम बांटते हैं कई भागों में। पहले हम पुरा पाठ के बाद मध्य पाषाण काल देख लेते हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 10,000 बीसी से 6,000 बीसी के बीच में एक ट्रांजिशन फेज है। पुरा पाषाण काल से नव पाषाण काल के बीच का एक संक्रमण युग है जिसको हम मध्य पाषाण काल के नाम से जानते हैं। 10,000 बीसी से लेकर के 6,000 बीसी के बीच की अवधि एक पशुपालन का कार्य यहां पे मानव करता था, पशुपालन का काम।
प्रथम खोजकर्ता थे जॉन इवांस। जॉन इवांस के द्वारा इसके बारे में जानकारी दी गई। पूरा पाषाण काल की जानकारी रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा दी गई। हिमयुग के अंत तक इस काल का प्रारंभ हो जाता है, संक्रमण काल। औजार छोटे छोटे माइक्रोलिथ्स का प्रयोग करता था मानव। धनुष बाण बनाने लगा। धनुष बाण में छोटे छोटे पत्थरों को काट के नुकीला बना के, तेज बना करके, अलग अलग ज्यामितीय संरचनाएं बना करके, ठीक है। इसके बाद औजारों को सूक्ष्म करके धनुष बाण, अलग अलग चीजें, खाद्य संग्राहक, शिकार करना। अंतिम चरण में मानव पशुपालक बन जाता है। यहां पे पशुपालन का आरंभ हो जाता है। यहां पे मानव पशुपालक यानी पशुओं के साथ उसकी मित्रता होती है। राजस्थान, दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, ये सारे क्षेत्र हैं मध्य पाषाण काल। फिर नवपाषाण काल का युग आता है आपका। नवपाषाण काल का जो युग आता है, नवपाषाण काल का जो मानव है कृषि कार्य करना प्रारंभ कर देता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, 6000 बीसी से 4000 बीसी की अवधि। 4000, 3000, 2000 जो भी मान लीजिए, पर अप्रॉक्स मैं आपको बता रहा हूं, जो एनसीईआरटी वगैरह में आपको देखने को मिलेगा यही टेन्योर आपको देखने को मिलेगा। 6000 बीसी से 4000 बीसी। तो एग्रीकल्चर, यहाँ पे कृषि के जीवन में कृषि आ गया। नवपाषाण काल को क्रांति भी कहा जाता है। कृषि आ जाने से स्थायी भोजन की समस्या का समाधान हो गया, स्थायी बस्तियों का आरंभ हो गया, पॉलिशदार पत्थर के औजारों का प्रारंभ कर दिया, शिल्प का विकास हो गया, मिट्टी के बर्तनों का विकास हो गया, श्रम विभाजन होना चालू हो गया। महापाषाण काल उसके बाद की चीज है, उस पर हम बाद में आएंगे। पहले 3 भागों में विभाजित करके, अब देखिए पूरा पाषाण काल का टेन्योर बहुत लंबा है, 20 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी। इस टेन्योर को हमने समय के काल पे कई भागों में बांटा है। प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांट रहे हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांट रहे हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल का जो मानव है, यहाँ पे अलग अलग औजार है, कुल्हाड़ियां है, हस्त कुठार है, काटने का, खोदने का, छीलने के अलग अलग पत्थर के औजार हैं, विदारणी है, खंडक है, हैंड एक्स है, हाथों की कुल्हाड़ी, हाथों को हैंड एक्स, हाथों में पत्थर लेकर हैंड एक्स बोलते हैं उसे। इसी दौरान सोहन घाटी सभ्यता, सोहन घाटी की सभ्यता कश्मीर वाले क्षेत्र में, थार मरुस्थल वाले क्षेत्र में विभिन्न सभ्यताओं का आरंभ देखने को मिलता है। डिडवाना वाले क्षेत्र में, बेलन नदी घाटी वाले क्षेत्र में, नर्मदा नदी घाटी वाले क्षेत्र में, आदमगढ़ में, नर्मदा नदी में भी प्राचीन भीमबेटका की गुफाओं में मानव का निवास स्थान देखने को मिलता है इस टाइम पीरियड पे। भीमबेटका यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। भीमबेटका रायसेन मध्य प्रदेश में, नर्मदा घाटी के किनारे मानव का आवास क्षेत्र। बेलन नदी घाटी के, बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश में पड़ती है, यहीं पे बगल में मिर्जापुर में बेलन नदी है, उसी के किनारे बहुत सारी साइट्स हैं आपकी। प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र, दमदमा, बहुत सारी साइट हैं आपकी वहां पे। कोल्डीवा, लहुरा देव उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है जहां एग्रीकल्चर के पहले साक्ष्य प्राप्त हुए। तो मल्टीपल चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। मध्य पाषाण काल में फलक का उपयोग, मतलब औजारों के उपयोग में समय समय पे परिवर्तन देखने को मिले। वही परिवर्तनों के कारण से ये समय काल विभाजन देखने को मिलता है। फलक, वेदनी, छेदनी, खुरचनी, है ना। फिर उच्च पुरापाषाण काल आपका है। उच्च पुरापाषाण काल के टाइम पीरियड पे मानव के द्वारा आग का उपयोग किया गया, आग को खोज की गई। आग का उपयोग यही पुरापाषाण काल पे ही हो गया था। चकमक पत्थर के माध्यम से मानव ने आग की खोज भी कर ली थी। सब इसी टाइम पे हो गया था। अभी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ब्रेन को पहले तैयार कर रहा हूं मैं इतिहास के लिए। एक बार ब्रेन तैयार हो जाए इतिहास पढ़ने के लिए, वो काम कर रहा हूं, आपको एक समझ विकसित कर रहा हूं। आपको सबको समझ में आ रहा है? क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? इसके बाद मध्य पाषाण काल जो आप सभी का है, मध्य पाषाण काल, यहां पर औजार बदले। बेदनी, फलक, छेदनी, खुरचनी निम्न पुरापाषाण काल में आपका जो है उसी का, वो वाले औजार तो आपके थे ही, बाकी नए औजार आ गए। उच्च पुरापाषाण काल में ब्लेड्स जैसे टूल आ गए। पालिशदार निम्न स्तर के धारदार चकमक पत्थर, चकमक इंडस्ट्री पूरी की पूरी डेवलप हो गई। होमो सेम्पियंस का उदय हो गया यहीं पर।
रमापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो होमोसेम्पियस आधुनिक मानव का उदय हुआ। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, बिहार, पठारी क्षेत्र में आधुनिक मानव सब पूरा पाषाण काल में धीरे धीरे ऑस्ट्रेलोपिथेकस और रमापिथेकस, जो उस समय का मानव का वर्तमान रूप जो हमें आज देख रहा है, मानव का उदय, विकास क्रम, सब कुछ। 4 पैरों में चलने वाला मानव रीढ़ की हड्डी सीधा हुई और मैदान में आ गया। वृक्षों में रहने वाला मानव मैदान में आ गया। पत्थरों को उसने अपना आश्रय बनाया और पत्थर उसके आश्रय ही नहीं बने, बल्कि पत्थर वो आधार बने जो आधार अपने आप में पूर्ण है, जिनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्वरूप है। जिन पत्थरों के माध्यम से मानव ने जीवन की एक नई दिशा धारा प्रारंभ की, जीवन को एक नया स्वरूप प्रदान किया, और फिर जाकर के स्टोन एज से वो नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण काल का जो आरंभ हमें देखने को मिलता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत ही सामान्य शब्दों में आपको इतनी बड़ी विषय वस्तु में आपके दिमाग में सेट करता चला जाऊंगा। अब देखिए, एक मेगालिथिक काल भी आता है, मेगालिथिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और एक आपका ब्रॉन्ज स्टोन एज भी आता है। मेगालिथिक काल में विंध्यन पर्वत श्रेणी के दक्षिण का पूरा जो कल्चर है, जहां पे मानव बृहद आकार के पत्थरों का उपयोग करके उनकी संरचनाओं को डिजाइन करके पूरा का पूरा एक इंडस्ट्री को इस्टेब्लिशमेंट करता है, उस मानव की कहानी भी आप समझेंगे, उस मानव की कहानी को भी आप जानेंगे आज। तो यहां पे आरंभिक समय काल में आपको मानव को समझना होगा। मैं आपको बहुत विस्तार से मानव के सभी रूपों को समझाने का प्रयास करने वाला हूं, ठीक है? तो आप लोग एक बार ध्यान से चीजों को समझिएगा, ध्यान से चीजों को जानिएगा, ध्यान से चीजों को देखने का प्रयास करिए। चलिए, अब आ जाते हैं हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है? ताम्र पाषाण काल 4000 बीसी, तांबे का उपयोग इस समय हुआ। नवपाषाण काल के समकालीन पहली धातु तांबा ही खोजा गया है ना? लगभग अप्रॉक्स आप टाइम देखेंगे तो वही 3000 बीसी, 4000 बीसी के टाइम पीरियड का समय काल है ये, लेकर 2500 बीसी देख लेते हैं। 2500 बीसी से इंडस वैली सिविलाइजेशन चालू हो जाती है, कांसा इंडस्ट्री। अच्छा, दक्षिण भारत में महापाषाण काल कल्चर था। विंध्यन पर्वत श्रेणी के नीचे बृहद आकार के पत्थर थे, और पत्थरों का उपयोग करके जो है विभिन्न प्रकार की समाधान पद्धति, मतलब कैसे मानव को दफनाया जाता था, ये महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में हमने देखा, ठीक है? तो पिकलीहल या आंध्र प्रदेश के क्षेत्र शुरुआती चीजें हैं। ताम्रपाषाण मतलब तांबे का उपयोग, तांबा पहली धातु है, तांबा के बाद दूसरी धातु, तांबा से टिन बनता है, तांबा प्लस टिन इक्वल टू कांसा। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक कांस्य युगीन सभ्यता है, युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता, तांबा प्लस टिन, यानी कांसा बाद में आया, पहले तांबा आया फिर कांसा आया। सब कुछ पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, पहले के ओवरव्यू बन जाए, पूरे इतिहास का आपका एक दृष्टिकोण बन जाए। महापाषाण कल्चर दक्षिण भारत का कल्चर है। इसके बाद देखिए आद्य ऐतिहासिक काल पे आते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल वो समय काल है जब इतिहास लेखन का, आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल ही आता है आपका। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है अप्रॉक्स देखा जाए 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी, वो समय काल जब लेखन का ज्ञान तो है, लिपि का ज्ञान तो है, लिपि का ज्ञान तो है, लेखन का ज्ञान तो है, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। हम अभी तक जा सका, अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग आ गया है,
आज तक एआई जो है सिंधु घाटी सभ्यता को भी नहीं पढ़ पाया, उसकी पूरी के पूरी स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पाया, पढ़ा नहीं जा सका। आद्य ऐतिहासिक काल तो 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी का टेन्योर जो आप सभी का है वो किसका है? सिंधु घाटी सभ्यता का। क्योंकि कृषि का विकास हो गया, बस्तियों का विकास होने लगा, नदियों के किनारे विभिन्न प्रकार के नगर बनने लग गए, लोगों का वहां पे अधिवास होने लग गया, सामुदायिक जीवन का आरंभ हो गया। एक नवपाषाणकालीन क्रांति ने सभ्यता का जन्म दिया। तो आप सिंधु घाटी सभ्यता को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं कि इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसका विस्तार कहां कहां तक, नदियों के किनारे बने हड़प्पा कालीन कौन कौन से नगर हैं, हड़प्पा कालीन स्थल कौन से हैं, खोजकर्ता कौन से हैं, नगर विन्यास पद्धति क्या है, वास्तुकला, एग्रीकल्चर, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य, धर्म, अंत्येष्टि प्रकार, लिपि, अन्य महत्वपूर्ण हड़प्पा कालीन स्थल, पतन, क्षेत्रफल की दृष्टिकाल से हड़प्पा कालीन के क्रम, ये सभी पक्षों को पढ़ेंगे। हम सभी शहरों को देखेंगे हड़प्पा काल के, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, चहुंदड़ो, बनवाली, रोपड़, धौलावीरा, सुरकोता, ये जितने भी हैं सबको देखेंगे। यहां पे मेरा सिर्फ आपसे एक ही बात कहना है, मेरा आप सभी से आग्रह है कि हम उन तथ्यों पे ज्यादा फोकस करेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता का काल है। इसके बाद आपका ऐतिहासिक काल चालू हो जाता है और ऐतिहासिक काल में आपकी वैदिक संस्कृति आ जाती है। ऐतिहासिक काल, प्रामाणिक काल, वैदिक संस्कृति को यहां से स्टार्ट हो जाता है ऐतिहासिक काल। यहां पे लेखन का ज्ञान भी है, लिपि का ज्ञान भी है, पढ़ा भी जा चुका है। दो भागों में बांटते हैं, एक है ऋग्वेद के आधार पर ऋग्वैदिक काल, इसका सोर्स ऋग्वेद है, ऋग्वेद है, और उत्तर वैदिक काल के अन्य 3 वेद हैं, अन्य 3 वेद उत्तर वैदिक काल के सोर्स हैं। ऋग्वेद ऋग्वैदिक काल के और उत्तर वैदिक काल के अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये सारे हैं आपके। ठीक है, तो ये आपका वैदिक सभ्यता। अब ऐतिहासिक काल का विभाजन हम 3 भागों में करते हैं। प्राचीन भारत, अब देखिए ऐतिहासिक काल को बांट रहे हैं हम, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। ऐतिहासिक काल का शुभारंभ हो रहा है आपका 1500 बीसी से, 1500 बीसी से 700 एडी तक का टाइम पीरियड प्राचीन भारत का इतिहास है जो आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास 700 एडी से 1707 एडी तक आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास रहेगा, और आधुनिक भारत का इतिहास 1707 एडी से 1947 का टाइम पीरियड रहेगा। और इसके बाद स्वतंत्रता के उपरांत भारत का टाइम पीरियड 1947 से लेकर अभी तक है, जिसको हम समसामयिक इतिहास या करंट हिस्ट्री के तौर पे हम जानते हैं। ठीक है, तो देखिए प्राचीन भारत के इतिहास में जब हम ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता का आरंभ होता है। वैदिक सभ्यता मैंने आपको बताया ऋग्वेद के आधार पे। तो इसमें पहले एक बार इंट्रोडक्शन देखेंगे, वेद कौन कौन से हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद में राजनीतिक स्थिति क्या है, सभा क्या है, समिति क्या है, विधत क्या है, प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट कौन कौन से हैं, वेदों के बारे में पढ़ेंगे, वेदों से जुड़े हुए उपवेद देखेंगे, वेदों से जुड़े हुए ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे, वेदों से जुड़े हुए उपनिषद देखेंगे, समाज कैसा था, आभूषण कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, धर्म की स्थिति कैसी थी, क्या क्या शब्द प्रयोग किए जाते थे, नदियों के ऋग्वैदिक नाम क्या है, ऋग्वैदिक देवियां कौन से हैं, ऋग्वैदिक यज्ञ कार्य क्या क्या करते थे, इन सभी पक्षों को आप समझेंगे इस समय अवधि में। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखिए यहां पे समझिएगा, इतिहास को, ऐतिहासिक काल को मैंने विभाजित जो किया, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, स्वतंत्रता उपरांत और समसामयिक, किसी में आर्ट एंड कल्चर भी समाहित है। जो मध्यकाल का इतिहास है आपका, इसको 2 भागों में बांटते हैं, पूर्व मध्यकाल और मध्यकालीन भारत का इतिहास, सल्तनत काल कह सकते हैं इसको आप, या सल्तनत काल, मुगल काल दोनों आते हैं। तो मध्यकालीन में पूर्व मध्यकाल का टाइम पीरियड 700 एडी से 1200 एडी तक है। इस समय राजपूत काल आता है और बहुत सारे विदेशी आक्रमण होते हैं इसी दौरान, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, और इसी समय इस्लाम का आगमन होता है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में 2 महत्वपूर्ण देखा जाए, एक तो सल्तनत काल, दूसरा मुगल काल। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, विभिन्न ये साम्राज्य आपके आते हैं। तो उसको भी हम लोग एक एक करके देखेंगे, इनको हम डेप्थ में देखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर है। अब देखिए, यदि आप देखें, शुरुआत यदि करते हैं हम, तो शुरू होता है आपका वैदिक काल से, शुरुआत होती है हमारी वैदिक काल। वैदिक काल आपका स्टार्ट होता है 1500 बीसी से 600 बीसी।
इसमें से भी दो समय काल है, एक तो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी का काल ऋग्वैदिक काल है, नंबर एक। नंबर दो है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जो टेन्योर है 1000 बीसी से 600 बीसी का काल उत्तर वैदिक का काल है। 1000 बीसी से 600 बीसी का काल उत्तर वैदिक का काल है। 600 बीसी को हम महाजनपद काल कहते हैं। यहां पे महाजनपदों के बारे में आप पढ़ोगे। पहले हम ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, फैक्ट देखेंगे। रिवीजन अब हमारा इसी दृष्टिकोण से होगा, इसी सीक्वेंस पे हम रिवीजन करेंगे। हम इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते जाएंगे। आप जो जो फैक्ट लगे उन्हें लिखते जाइएगा, याद करते जाइएगा। मैं एक सीक्वेंस क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। 600 बीसी में महाजनपदों का उदय हुआ, 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है हमें। एक बौद्ध ग्रंथ है अंग्युत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इनसे जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों की। उनकी विशेषताएं हैं कुछ। पुराणों के अनुसार मगध में कई सारे शासक भी आए। अभी इस समय जो 16 महाजनपद थे, एक तो अंग था आपका, अंग चंपा, अवंती उज्जैन, काशी वाराणसी, कोसल श्रावस्ती, कंबोज हाटक, कुरु हस्तिनापुर, गंधार तक्षशिला, अश्मक पौतन, मगध गिरिब्रज, मल्ल कुशीनगर, मत्स्य विराटनगर, वत्स्य कौशाम्बी, बज्जी वैशाली, पंचाल कांपिल्य, चेदी सुक्तमती, सूरसेन मथुरा। इसी दौरान ये जो 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपदों में एक महाजनपद आपका बनता है जिसका नाम है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य का उदय होता है 600 बीसी में। 600 बीसी में ही मगध साम्राज्य बनता है और मगध साम्राज्य में मल्टीपल शासक आते हैं। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के अनुसार मगध साम्राज्य के जो शासक थे, पहले हर्यक वंश आता है यहाँ पे, हर्यक वंश, ठीक है। समय काल अभी देखते जाइएगा। महाजनपद काल का भी 600 बीसी का काल है। ये 600 बीसी में ही हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, ठीक है, नंद वंश, नंद वंश, और यहाँ पे मौर्य काल, मौर्य काल का भी शासन आता है। हमें इन्हीं सबको डिटेल में देखना है, एक एक करके पढ़ना है। महाजनपदों के उदय के क्या कारण थे? नगरीकरण, प्रथम नगरीकरण के बाद द्वितीय नगरीकरण। प्रथम नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता, द्वितीय नगरीकरण लोहे का, लोहा आया उत्तर वैदिक काल में। 1000 बीसी में लोहे की खोज हुई। तांबे की खोज 4000 बीसी में हुई। फिर कांसा आया, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। फिर 4000 बीसी के बाद 2500 बीसी में कांस्ययुगीन सभ्यता, फिर लौह युगीन सभ्यता। और लोहे ने महाजनपदों के उदय को प्रमुख आधार प्रदान किया। यहाँ का शासन, यहाँ का प्रशासन, प्रमुख अधिकारी, यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ के क्या, यहाँ पे पंच मार्क कॉइन, आहत सिक्कों का आरंभ हुआ इस समय में। यहाँ का समाज, यहाँ का धर्म, यहाँ के विभिन्न संप्रदाय। बहुत फास्ट करेंगे, बहुत तेजी से देखेंगे, दिमाग में बैठाते हुए चलेंगे आप, ठीक है। एक तरफ मगध में महाजनपदों का उदय हो रहा था, दूसरी तरफ इसी दौरान जो है, इसी समय, यहीं पर मैं आगे बढ़ा देता हूं, 600 बीसी के टाइम पीरियड पे ही आगे आप यदि देखेंगे, इसी दौरान विभिन्न धर्मों का भी उदय हो रहा था, विभिन्न संप्रदायों का भी उदय हो रहा था, विभिन्न दर्शनों का भी उदय हो रहा था। इसी दौरान मगध का उत्कर्ष तो हो ही रहा था, और इसी दौरान विभिन्न, ये सारे आप देखोगे, हर्यक वंश पढ़ेंगे, शिशुनाग वंश पढ़ेंगे, नंद वंश पढ़ेंगे, मौर्य काल पढ़ेंगे, इन सब को पढ़ेंगे हम। एक एक चीजों को हम पढ़ते हुए चले जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? सब कुछ क्लियर हो रहा है? आसान लग रहा है? कठिन नहीं लग रहा है? कठिन नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो धर्मों का उदय हुआ, वो धर्म थे आपके बौद्ध धर्म। यहाँ पे जो नए धर्म आए निकल करके, वो धर्म थे आपके बौद्ध धर्म, जैन धर्म। दो नए धर्म निकल के आपके आए। इसी समय मगध वंश हो रहा था, लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्मों का उदय हुआ, क्योंकि वैदिक काल लंबे समय से चल रहा था। बहुत सारे उसमें
बहुत सारी समस्याएं भी देखने को मिल रही थी, और वो समस्याओं का रूप आप सभी को पता है, समस्याओं का जो रूप है वो अलग प्रकार का है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मगध साम्राज्य में इनका विस्तार हो रहा था, इनका व्यापक पक्ष बन रहा था, तो इस पे हमारा एक चर्चा होगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मौर्य वंश आएगा आपका। इसका टाइम पीरियड पूरा यदि आप देखेंगे, ये जो बौद्ध वंश और बौद्ध, ये सब आपका 5वीं सदी बीसी की घटना है। फिर इसका विस्तार होता रहा, लगातार ये धर्म अपना विस्तार करते रहे, स्वरूप में परिवर्तन आता रहा, इनमें विभाजन होता रहा, इनकी बौद्ध संगतियां, जैन संगतियां होती रही, इस पे हम आगे बात कर लेंगे। ये टाइम पीरियड आप देखेंगे 600 बीसी से लेकर 323 बीसी, ये राजनीतिक, देखिए इसको इस तरीके से भी दे सकते हैं, राजनीतिक तौर पे ये शासक थे, और ये आपका इस समय का दर्शन, संस्कृति, समाज, जो सामाजिक और धार्मिक पक्ष था वो ये था। इसके बाद मौर्य काल सबसे लंबे समय काल तक रहा, और अशोक का मौर्य काल अखंड भारत की याद दिलाता है। भारत का जो सर्वाधिक विस्तार रहा अशोक के काल में रहा। 323 बीसी में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को उसकी गद्दी से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा, और यहां पे चंद्रगुप्त मौर्य नंबर 1, नंबर 2 बिंदुसार, नंबर 3 अशोक, इन शासकों का काल प्रारंभ हुआ, इन शासकों का समयकाल शुरू हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, 323 बीसी से। इसके बाद उत्तरकालीन जो आपके मौर्य शासक थे, ठीक है, अन्य मौर्य शासक लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे। बृहदत्त अंतिम शासक था, पुष्यमुत्र शुंग के द्वारा बृहदत्त की हत्या करके शुंग मौर्य उत्तरकाल में फिर वो है अन्य शासक। टाइम पीरियड है 323 से 184 बीसी। तो जब हम मौर्य को पढ़ेंगे तो मौर्य को डेप्थ में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए हर्यक वंश में बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन ये शासक थे। शिशुनाग वंश में शिशुनाग और एक पर्सन है जिसका नाम था काकवर्ण या कालाशोक। नंद वंश में महापदम नंद और घनानंद शासक थे। इसी दौरान ईरानी आक्रमण भी हुआ, यूरानी आक्रमण भी हुआ। ईरानी आक्रमण में हखमनी शासकों के द्वारा आक्रमण किया गया। यूनानी आक्रमण हुआ, सिकंदर का आक्रमण हुआ, झेलम का युद्ध हुआ। सेना ब्यास नदी को पार करने से इंकार कर देती है। ईरानी आक्रमण, पारसी आक्रमण इस समय होते हैं। इसी समय पहला विदेशी आक्रमण ईरानी आक्रमण होता है। पारसी हकमनी साम्राज्य के शासकों के द्वारा आक्रमण किया जाता है। विदेशी आक्रमण भी हो रहे थे इस समय काल में। जब चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठ रहा था, घनानंद का शासन चल रहा था, तब जो है यूनानी आक्रमण हुआ, सिकंदर महान का आक्रमण हुआ। सिकंदर भारत आया, उसके द्वारा भारत पे आक्रमण किया गया, जिसको हम मकदूनियाई आक्रमण कहते हैं। सिकंदर का आक्रमण, झेलम का युद्ध हुआ। सिकंदर की सेना ने पोरस इस समय बितास्ता का युद्ध हुआ। तक्षशिला का शासक था, पेशावर के पास शासक था पोरस, वहां पर एक शासक तक्षशिला में अंबी भी था। उस शासक के द्वारा मदद की गई सिकंदर की। भारत का पहला गद्दार व्यक्ति कहा जाता है। बाद में सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इंकार कर दिया, तो सिकंदर से जुड़े हुए तथ्यों को भी हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद आप सभी को पता है प्राचीन काल में जो धार्मिक आंदोलन थे, उन धार्मिक आंदोलनों के समकक्ष इस समय बहुत सारे मल्टीपल दर्शन भी थे भारत के। वैदिक धर्म तो था ही, आजीवक संप्रदाय, लोकायत दर्शन, उच्छेदवाद, अक्रियावादी, नित्यवादी, संशयवादी, ऐसे करके मल्टीपल दर्शन थे इस समय। ठीक है, बहुत सारे दर्शन थे। इसके बाद आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म, विस्तार से इनको आप पढ़ेंगे। फिर आते हैं मौर्य काल। मौर्य काल का जो टेन्योर है आपका, समय काल जो है आपका मौर्य काल का, वो 323 से लेकर 184 बीसी है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे आप, बिंदुसार के बारे में, अशोक के बारे में। अशोक को थोड़ा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, यहां से क्वेश्चन आते हैं आपके, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं।
अशोक को डेप्थ में पढ़ेंगे, अशोक के धम्म को पढ़ेंगे, अशोक के अभिलेख को पढ़ेंगे, बृहत शिलालेख को पढ़ेंगे, लघु शिलालेख को पढ़ेंगे, उसका धार्मिक दृष्टिकोण पढ़ेंगे, उसके विजय अभियान देखेंगे, उसके राज्याभिषेक की घटना में तो जो भी चीजें हैं। फिर इसके बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है, मौर्य साम्राज्य के जो अन्य उत्तराधिकारी होते हैं, मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन और अखंड भारत जो है, उस सब विषय वस्तु को हम समझने का प्रयास करेंगे। अभी अशोक के अभिलेखों को यूनेस्को के द्वारा अस्थायी सूची में सम्मिलित किया गया है, अस्थायी सूची में सम्मिलित किया गया है। समझ रहे हैं बात को? तो मौर्य काल, मौर्य काल के बाद अशोक के कुछ उत्तराधिकारी जैसे कुणाल, दशरथ, संप्रति, है ना, शालिशुक, देववर्मा, फिर बृहदत्त आपका शासक जो है बनता है यहाँ पे। इसके बाद मौर्योत्तर काल आता है, मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल का टाइम पीरियड देखिएगा, मौर्योत्तर काल का टाइम पीरियड है 184 बीसी से 319 एडी, काफी लंबा टेन्योर है मौर्योत्तर काल में। और मौर्योत्तर काल इतिहास के बारे में जानने के मल्टीपल कई सारे मल्टीपल साक्ष्य हैं, उसको हम देखेंगे। साहित्यिक साक्ष्य हैं, सिक्के हैं, मौर्योत्तरकालीन अभिलेख है, मौर्योत्तरकालीन राजवंश है, सामान्य परिचय है। पुष्यमित्र शुंग के बारे में आप जानते ही होंगे, उसका बेटा था अग्निमित्र, है ना, उसके द्वारा मौर्य साम्राज्य के एक तरीके से उत्तराधिकारित्व के तौर पे आप उसको देख सकते हैं, उसको उत्तराधिकारी के तौर पे देख सकते हैं। पुष्यमित्र शुंग, फिर अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, भागभद्र, देवभूति, ये सब आपके शुंग वंश के शासक थे। शुंग वंश के बाद कणो वंश आता है, कणो वंश का जो शासक होता है, जो फाउंडर होता है वसुदेव, फिर उसका बेटा भूमिमित्र, फिर उसका बेटा नारायण, फिर सुशर्मा, इन सब के बारे में जानेंगे हम। फिर सातवाहन वंश आता है आपका, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश में संस्थापक था सिमुक। दक्षिण भारत में ये वास्तविक उत्तराधिकारी के तौर पे देखें तो इसी दौरान सातवाहन वंश के शासक हैं। सातवाहन मौर्यों के वास्तविक उत्तराधिकारी कहे जाते हैं। आंध्र प्रदेश रीजन में इनका संस्थापक सिमुक था। फिर इसमें मल्टीपल शासक आते हैं, कृष्णा, सातकर्णी प्रथम, हॉल, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुबामी, यज्ञश्री सातकर्णी। इसके बाद आपके इसी दौरान कुछ अन्य वंश भी थे आसपास, कलिंग के चेदी वंश, इच्छाकु वंश, वाकाटक वंश, कुछ इस समय। और इस दौरान मौर्योत्तर काल में ही विदेशी भी आते हैं। इस समय भारत में विदेशी भी आते हैं, शक, पल्लव, हिंद, यूनानी, इंडो ग्रीक बोलते हैं। सबसे पहले हिंद यूनानी आए, फिर शक आए, फिर पल्लव आए, फिर कुषाण आए। तो हिंद यूनानियों के प्रमुख शासक। बैक्ट्रिया के यवन शासक थे, डेमेट्रियस वंश के शासक थे, यूक्रेटाइडस वंश के शासक थे, मिनांडर, इसी समय मिनांडर आया, एंटियालकिड्स, यूनानी संपर्क का महत्व बढ़ा तो हिंद यूनानी भारत आए, शक भारत आए। 5 शाखाएं शकों की भारत में आके कई जगहों पे, अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, महाराष्ट्र, मालवा, इन सभी जगहों पे शक आए। पल्लव ईरान से आए। पल्लव कहां से आए? ईरान से आगमन हुआ पल्लव शासकों का। कुषाण शासक मध्य एशिया की यूची जनजाति भारत आई, कुजुल कडफिसेस, बिम कडफिसेस, कनिष्क। कनिष्क के दरबार में कई सारे विद्वान थे, कनिष्क के कई सारे उत्तराधिकारी। मौर्योत्तरकालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था, बंदरगाह, सिक्के, समाज, महिलाओं की दशा, धार्मिक जीवन। फिर गुप्त काल का शासन आता है। गुप्त काल के शासक का समय काल है 300, यहां पे आप लिखते जाइएगा। गुप्त काल का शासन काल है आपका 319 एडी। 319 एडी से 550 एडी का जो टाइम पीरियड है, 319 एडी से 550 एडी का जो टाइम पीरियड है, ये गुप्त काल के शासकों का समय काल है। इसमें पुष्यभूति वंश के शासक हैं, वर्धन काल है, पुष्यभूति वंश है, वर्धन काल है। वर्धन काल में प्रभाकर वर्धन और उनके बेटे राज्यवर्धन, फिर हर्षवर्धन का शासन काल है। तो देखो, गुप्त काल भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम मौर्योत्तर काल देखेंगे। गुप्त काल में गुप्त काल के साक्ष्य क्या हैं, साहित्यिक अभिलेखी साक्ष्य क्या हैं, गुप्त कौन थे, वैश्य थे, ब्राह्मण थे, गुप्त वंशी शासक, श्रीगुप्त फाउंडर है, फिर घटोत्कच गुप्त है, फिर चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त के विजय अभियान है, चंद्रगुप्त के द्वितीय है, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के नवरत्न हैं, कुमार गुप्त है, स्कंद गुप्त है।
स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी हैं, भानुगुप्त है, विष्णुगुप्त द्वितीय है, रामगुप्त प्रकरण, क्यों गुप्त वंश का पतन हो गया, गुप्त वंश का प्रशासन, स्थानीय स्थिति। इसी समय मंदिर स्थापत्य का आरंभ होता है। प्रशासनिक अधिकारी, अर्थव्यवस्था, भूमि के प्रकार, राजस्व, गुप्तकालीन सिक्के, व्यापार, समाज, धार्मिक स्थिति, स्थापत्य, शिक्षा, साहित्य, रचनाएं, ये सब आपकी इसके साथ जुड़ती हैं। इसी दौरान हूणों का भारत में आक्रमण होता है। गुप्त काल के दौरान ही हूणों का आक्रमण होता है। हूण आक्रमण, मिहिर कुल, तोड़माल, इनके द्वारा भारत पे आक्रमण किया जाता है। और इसी दौरान फिर आपका गुप्तोत्तर काल आता है, जिसमें पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश, कन्नौज के मौखरी शासक, 550 एडी से लेकर 700 एडी का टाइम पीरियड जो आपका है वो गुप्तोत्तर काल का है, गुप्तोत्तर काल का शासन काल है। पुष्यभूति वंश में प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। इसी दौरान कन्नौज में मौखरी राजवंश था। कन्नौज के लिए त्रिकोणीय संघर्ष भी हुआ, पाल शासकों के, राष्ट्रकूट शासकों के और प्रतिहारों के बीच में। प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट कन्नौज के लिए लड़े और जो केंद्र मगध हुआ करता था वो मगध की शिफ्टिंग कन्नौज हो गई। ठीक है, तो हम ये सब पक्षों को पढ़ेंगे, हर चीज समझने का प्रयास करेंगे और रिवीजन करेंगे, फास्ट ट्रैक चीजों को देखेंगे ताकि परीक्षा के समय आपको चीजें दिमाग में रहें। ठीक है, फिर उत्तर गुप्त शासक, बहुत सारे उत्तर गुप्त शासक आते हैं बंगाल में। फिर यहीं से राजपूत काल, पूर्व मध्यकाल का शुभारंभ हो जाता है। पूर्व मध्यकाल यहां से चालू हो जाता है। तो मध्यकाल एक बड़ी विषय वस्तु है, बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा विषय वस्तु और इतिहास है उसका।